हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस दोस्तों, बिहार एसएससी दोस्तों 10+2 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी प्लेटफॉर्म का ये बुक है दोस्तों। 6 to 12 दोस्तों, मतलब छठा से लेके 12वां तक दोस्तों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोस्तों, रुक्मिणी का है, क्लास नोट्स है दोस्तों प्लेटफॉर्म का। आप भाई बहनों से यही गुजारिश होगा कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार से प्लस रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। एक बार वीडियो आप देखिए, फिर दूसरा बार थोड़ा फास्ट करके देखिए, तीसरा बार थोड़ा उससे भी फास्ट करके देखिए। 3 बार अगर इस थ्योरी को आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाएगा उसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इसका हम जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव दोस्तों 650 प्लस, वो भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवाएंगे इस चैनल पे, एग्जामपुर 91 पे दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्योर एनसीईआरटी और एससीईआरटी है दोस्तों, छठा से लेके 12वां तक दोस्तों। चलिए आपका समय नहीं लेते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोस्तों, आज का वीडियो में दोस्तों आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 चैप्टर का समरी दिया जाएगा दोस्तों। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 चैप्टर का समरी यानी इसका थ्योरी दिया जाएगा दोस्तों। इसी तरह 3-3 चैप्टर करके पूरा आपको कंप्लीट बुक करवा दिया जाएगा इस चैनल पे दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं आप लोग पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लगभग 1 घंटा से प्लस जाएगा दोस्तों, 60 मिनट प्लस करेगा दोस्तों, क्योंकि 3 चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अपना नया संसद भवन है दोस्तों, आप लोग देखिए। चलिए हम आज चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग शांति से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रिवीजन के पर्पज से ये किया जा रहा है। संविधान शब्द का अर्थ एवं शासन के अंग दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। पॉइंट 1 देखिए, किसी संगठन के संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस संगठन का संविधान कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला गया है? किसी संगठन के संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस संगठन का संविधान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समान रूप से संविधान शब्द का आशय किसी देश के संविधान से होता है। किसी देश के शासन संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस देश का संविधान कहा जाता है दोस्तों। फिर से एक बार इस लाइन को देखा जाए, किसी देश के शासन संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस देश का संविधान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान लिखित नियमों की ऐसी संहिता है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान में क्या है? सर्वोच्च कानून है दोस्तों, जिससे किसी निश्चित भूभाग देश में रहने वाले लोगों नागरिकों के बीच के आपसी संबंधों तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान देश में साथ रह रहे विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जरूरी और भरोसा और सहयोग विकसित करता है दोस्तों। संविधान जो है हमारे देश में जो रह रहे विभिन्न वर्गों के लोगों उनके बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है दोस्तों। और संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों को आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। संविधान जो है अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है साथियों। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो या जरूरी नहीं है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है दोस्तों। जैसे ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए
संविधान का निर्माण किया। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि राजतंत्र और उपनिवेशवाद से बाहर निकले हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है साथियों, जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्माण किया गया और 4 मार्च 1789 में लागू किया गया। दोस्तों क्वेश्चन अगर आ जाए कि अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया, तो 4 मार्च 1789 को दोस्तों। और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्माण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था शब्द के अंतर्गत किसी देश के शासन की प्रकृति, स्वरूप एवं तौर तरीके समाहित हैं। किसी देश के राज व्यवस्था का मुख्य आधार उस देश की संविधान होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन सरकार के 3 अंग होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शासन का वह अंग जो नियम बनाता है, शासन का वह अंग जो नियम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं दोस्तों। शासन का वह अंग जो नियम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं दोस्तों। यहाँ आप लोग नोट कीजिए, ये VVI पॉइंट है दोस्तों। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका जो है जनप्रतिनिधियों की सभा होती है, जिसके पास देश के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर देखिए, शासन का वह अंग जो संविधान के नियमों, विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करता है तथा इन्हें कार्यान्वयन एवं फैसले लेने का अधिकार रखता है, उसे कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव कहते हैं दोस्तों। कार्यपालिका पर न्यायपालिका के आदेशों को भी लागू कराने का भार होता है दोस्तों। फिर से देखा जाए, शासन का वह अंग जो संविधान के नियमों तथा विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करता है तथा इन्हें क्रियान्वयन एवं फैसले लेने का अधिकार रखता है, उसे हम लोग एक कार्यपालिका कहते हैं, एक्सिक्यूटिव कहते हैं। कार्यपालिका पर न्यायपालिका के आदेशों को भी लागू कराने का भार होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शासन का वह अंग जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है, उसे न्यायपालिका, जुडिशरी कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट साइड चलते हैं। शासन के अंग देखिए दोस्तों, शासन के अंग जो हैं विधायिका है, फिर आपका कार्यपालिका है, फिर आपका न्यायपालिका है दोस्तों। फिर विधायिका के देखिए 2 अंग हैं, संघीय या केंद्रीय विधायिका या उसे संसद भी कहते हैं, या राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल भी कहते हैं दोस्तों। संसद के अंग में देखिए, संसद के जो अंग है वो तीन है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के ये अंग है दोस्तों। और राज्य विधायिका के जो अंग होते हैं उसको देखिए, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में लागू है राज्य विधायिका दोस्तों, मतलब विधान परिषद दोस्तों। वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है, 6 राज्यों में दोस्तों। संसद के सदन देखते हैं चलिए, लोकसभा प्रथम सदन हो गया या इसे निम्न सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा द्वितीय सदन है या इसे उच्च सदन भी कहते हैं दोस्तों। यह कभी विघटित नहीं होता है दोस्तों। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, और सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों लोकसभा में। ये लोकसभा चर्चा हुआ। राज्यसभा में दोस्तों सदन का कार्यकाल अस्थायी सदन है और सदस्यता का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है दोस्तों राज्यसभा की। यह कभी विघटित नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। राज्य विधानमंडल देखिए, सदन, इसके सदन देखिए, विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया। राज्य विधानमंडल के सदन 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। प्रथम सदन या निम्न सदन इसे बोलते हैं। प्रथम सदन को क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी। द्वितीय सदन या उच्च सदन इसे बोलते हैं। यह कभी विघटित नहीं होता है। संसद सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सदस्यता का कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और उपस्थिति दोस्तों इसमें होता है सभी राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र होते हैं। सभी राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र जो
केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। 3 संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा का उपबंध है दोस्तों, जैसे दिल्ली हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया, फिर आपका जम्मू कश्मीर है दोस्तों। ये 3 संघ राज्य क्षेत्र हैं दोस्तों। इसमें विधानसभा होगा दोस्तों। और सदन का कार्यकाल देखिए, ये विधान परिषद अस्थायी प्रवृत्ति का सदन है दोस्तों। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। वर्तमान में यह 6 राज्यों में जहां यह सदन है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका पहला, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक साथ में, फिर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोस्तों। ये 6 राज्य आपका विधान परिषद है दोस्तों। कितने कितने? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोस्तों। किसी राज्य में इसका सृजन या उत्पादन किया जा सकता है, किसी राज्य में इसका सृजन या उत्पादन किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कार्यपालिका के बारे में चर्चा करते हैं। कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। पहले केंद्रीय कार्यपालिका पर चर्चा करते हैं हम लोग। केंद्रीय कार्यपालिका में दोस्तों आपका राष्ट्रपति आएगा और मंत्रिपरिषद आएगा दोस्तों। केंद्रीय कार्यपालिका में संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख है दोस्तों। निर्वाचक और मंडल द्वारा होता है। न्यूनतम आयु इसमें 35 वर्ष है दोस्तों राष्ट्रपति की। मंत्रियों की श्रेणियां देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री दोस्तों। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्री के सहायक रूप में होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है आपका मंत्रिपरिषद दोस्तों। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद का प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। राज्य कार्यपालिका के पर चर्चा करते हैं हम लोग। राज्यपाल हो गया एक, मंत्रिपरिषद हो गया दोस्तों। संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है आपका राज्यपाल दोस्तों। नियुक्ति इसका वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है दोस्तों। मंत्रियों की श्रेणियां देखते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री में देखिए 2 हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में। सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन है? विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री है दोस्तों। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री दोस्तों। न्यायपालिका पर चर्चा करते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय, नीचे से आते हैं, निम्न या अधीनस्थ न्यायालय हुआ दोस्तों, फिर उच्चतम न्यायालय है, हाईकोर्ट इसे बोलते हैं, फिर उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। अब पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट है, अतः यहाँ शासन मुख्य रूप से 2 स्तर, केंद्र जिसे हम संघ बोलते हैं स्तर, एवं राज्य जिसे हम प्रांत बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया दोस्तों। भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद तथा प्रांतीय विधायिका को राज्य विधानमंडल कहते हैं। प्रांतीय विधायिका को क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल कहा जाता है। केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि प्रांतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं दोस्तों। दोनों स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है दोस्तों। दोनों स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद प्रधान है दोस्तों, प्रावधान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका एकीकृत न्यायालय है दोस्तों। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों। कैसी न्यायिक व्यवस्था? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। भारत के न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय और सबसे नीचे निम्न न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जिला और सत्र न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान शासन के विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं का उपबंध भी रखता है, जिसके तहत
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था तथा शहरी क्षेत्र पर स्थानीय स्वशासन प्रणाली को नगर निगम, नगर निकाय यानी नगर पालिका व्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, चालू करते हैं। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक विकास दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोस्तों। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजी कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल सूबा, बिहार और उड़ीसा शामिल उस समय था दोस्तों। मुगल बादशाह से बंगाल सूबा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया था दोस्तों। और 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल सूबा में द्वैध शासन का काल रहा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, इस द्वैध शासन काल में बंगाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई थी। दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी दोस्तों, हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, कंपनी के वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्तीय सहायता मांग की। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त समिति बनाई, उसके रिपोर्ट पर तत्काल द्वैध शासन समाप्त करने की सिफारिश की। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक विधेयक की प्रस्तुत किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में जाना जाता है दोस्तों। 1773 ईस्वी में से 1858 ईस्वी के एक्ट के पहले तक के जितने एक्ट आए उनसे ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर विभिन्न रूप से नियंत्रण एवं ब्रिटेन के पक्ष में भारत में शासन व्यवस्था के स्वरूप को बनाए रखा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज को शासन को प्रारंभ किया जाए। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से 1947 ईस्वी के पूर्व तक के अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में अपने शासन को बचाए रखने का प्रयास करती रही। अंततः 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत की स्वतंत्रता निश्चित हुई। साथ ही साथ भारत विभाजन का दंश मिला दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, 1773 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश कंपनी भारत शासन से संबंधित ब्रिटिश संसद से बने अधिनियमों को भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने तक के रास्ते के विभिन्न पड़ावों के रूप में देखा जाता है। ये सभी एक्ट भले ही भारत के पूर्णतः सकारात्मक एवं सुधारात्मक कदम तो नहीं थे, परंतु इनसे भारत की शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विधायी प्रक्रिया से जुड़ सकी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश संसद से भारत के संदर्भ में पारित विभिन्न अधिनियमों की सूची एवं शीर्षकार के रूप में मुख्य प्रावधान सहित उनकी प्रस्तुतिकरण अग्रलिखित रूप में है दोस्तों। चलिए हम लोग सभी एक्ट को देखते हैं। एक्ट नंबर, पहला एक्ट देखिए दोस्तों। चलिए सबसे पहले एक्ट को हम लोग देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोस्तों। फिर दूसरा एक्ट है संशोधन समाधान अधिनियम 1781। फिर तीसरा एक्ट है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर चौथा एक्ट दोस्तों संशोधन अधिनियम 1786 आया। फिर पांचवा एक्ट आपका चार्टर एक्ट 1793 आया। फिर छठा देखिए चार्टर एक्ट 1813 आया दोस्तों। फिर सातवां आया चार्टर एक्ट 1833। फिर आठवां दोस्तों आपका चार्टर एक्ट 1853 आया। मतलब 5 से लेके 8 तक दोस्तों चार्टर्ड में आया। और 9 से देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। फिर 10वां दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। फिर 11वां आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 आया।
फिर 12वां दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। फिर 13वां दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। फिर 14 भारत सरकार अधिनियम 1935 आया दोस्तों। 15वां में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया दोस्तों। मतलब कुल अंग्रेज 15 एक्ट के तहत भारत पर राज कर रहे थे दोस्तों, लाए थे अपने तहत, तो सुधार कर रहे थे। चलिए पहला एक्ट को हम डिस्क्लाइम करते हैं दोस्तों, डिस्कशन करते हैं, पहला एक्ट को डिफाइन करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोस्तों, बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद के रूप में स्थापित किया गया था। बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नियंत्रण स्थापित किया गया था दोस्तों। बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था दोस्तों। कौन था? वारन हेस्टिंग दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। इस प्रकार प्रथम परिषद के प्रथम 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस और जॉन क्लेवरिंग मॉनसन तथा वारवेल थे दोस्तों। फिर से देखिए 4 सदस्य कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन तथा वारवेल थे। फिर नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में कुल 5 सदस्य थे, जिसमें एक गवर्नर जनरल अध्यक्ष और इसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते थे। कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने का प्रावधान किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा युद्ध या संधि करने का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी को दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया था और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी दोस्तों। लेकिन अगर एक्ट पूछे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। और कब हुआ था स्थापना इसका? 1774 में दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे थे दोस्तों। कौन थे? एलिजा एम्फे। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी उपलब्ध थे दोस्तों। अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? लेमेस्टर थे, चैम्बर्स थे और हाइड थे दोस्तों। कौन थे? लेमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने, रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगाया गया था दोस्तों। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने, रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगाया गया था। नेक्स्ट देखिए, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया दोस्तों। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कुल 24 सदस्य शामिल थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष पूरा होगा। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य का कार्यकाल जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष पूरा होगा तथा वे कम से कम अगले 1 वर्ष तक पुनः डायरेक्टर नहीं चुने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी की धन संबंधी रिपोर्ट ब्रिटिश अर्थ मंत्री को तथा सैनिक और राजनीतिक मामले से संबंधित रिपोर्ट ब्रिटिश विदेश मंत्री को देनी होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त प्रशासन का संचालन 2 संस्थाओं, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होता था। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कंपनी के साझेदार की आम सभा थी और बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में मत देने की योग्यता कंपनी में 500 पाउंड के अंशधारक के स्थान पर 1000 पाउंड का अंशधारक होना आवश्यक किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चार्टर आया दोस्तों, संशोधन अधिनियम 1781 आया दोस्तों। उसके बाद कौन सा आया? संशोधन अधिनियम 1781 दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया जिसे संशोधन अधिनियम 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781
या सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 भी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। संशोधन अधिनियम 1781 एक्ट को किस किस नाम से जाना जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसे हम बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 भी कहते हैं, या इसे सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं उसके परिषद और उच्चतम न्यायालय के बीच के संबंधों एवं अधिकारों को स्पष्ट करना था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों के कार्यों को उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण से पृथक किया गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम से यह निश्चित हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अधिनियम द्वारा न्यायालय तथा कंपनी सरकार को भारत के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों के सम्मान करने के निर्देश दिए गए थे। इस अधिनियम द्वारा यह कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल परिषद के पास होगा और उच्चतम न्यायालय के पास इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता के निवासियों के मामले को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्ट देखते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया उसके बाद दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों नियंत्रण और पृथकता लाई गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह नियंत्रण मंडल कंपनी के राजनीतिक मामले के उत्तरदायी बनाया गया, जबकि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सिर्फ वाणिज्यिक मामले के लिए उत्तरदायी रह गया दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स देखेगा। मतलब दोस्तों, राजनीति के परिदृश्य से बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहा और कॉमर्शियल वाणिज्यिक की दृष्टि से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाना तय किया गया। इस बोर्ड के कुल 6 सदस्यों में 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री तथा एक विदेश मंत्री दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 1 सदस्य कम कर दिया गया और अब बचे 3 सदस्य दोस्तों। नेक्स्ट आया संशोधन अधिनियम 1786 दोस्तों। इस बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पूर्व यह शर्त रखी की थी कि उसे अपनी परिषद के निर्णयों को अब आवश्यकता पड़ने पर अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जाए तथा मुख्य सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल में समाहित की जाए। कॉर्नवालिस के दोनों शर्तों को स्वीकारा गया। अतः 1786 के अधिनियम के मुख्य 2 प्रावधान ये थे। पहला देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो करने का अधिकार होगा और दूसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद में मुख्य सेनापति पद की शक्ति भी निहित होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 आया दोस्तों। कौन चार्टर है? चार्टर अधिनियम 1793 दोस्तों। चार्टर अधिनियम आदेश पत्र 1793 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार से थे। देखिए, पहला था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। फिर 1786 के अधिनियम द्वारा कॉर्नवालिस को प्रदत्त परिषद के निर्णय पर वीटो करने की शक्ति को बाद में गवर्नर जनरलों के लिए भी जारी रखने का उपबंध किया गया है। और इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल के परिषद में तब तक सदस्य नहीं होगा जब तक इसके लिए वह नियुक्त ना किया जाए, अर्थात मुख्य सेनापति स्वतः गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति एवं गवर्नर जनरल की नियुक्ति में सम्राट की स्वीकृति ली जाएगी। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति के एवं गवर्नरों की नियुक्ति में सम्राट की स्वीकृति ली जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व पर भारित किया गया दोस्तों। कंट्रोल उसके कर्मचारियों का वेतन भारत राजस्व पर भारित किया गया। फिर देखिए चार्टर एक्ट 1813 आया दोस्तों। फिर क्या आया? चार्टर एक्ट 1813 दोस्तों। इसमें देखिए चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से थे। देखिए, इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार तथा चाय के व्यापार के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जारी रखा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस एक्ट द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का अवसर उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट देखिए, इस एक्ट ने अगले 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया और इस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की औपचारिक रूप अनुमति प्रदान की गई दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 के तहत दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 के अधीन ये सब काम किया जा रहा था दोस्तों, जो पश्चात ज्ञान विज्ञान पर खर्च करने का निर्णय लिया गया था। इस एक्ट द्वारा स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार भी दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट चार्टर आया, चार्टर एक्ट 1833 दोस्तों। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे, बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया जाए। चार्टर एक्ट 1833 के अधीन ये आया कि बंगाल के जो गवर्नर पद थे वो अब भारत का गवर्नर जनरल पद के रूप में स्थापित किया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को पूर्णतः समाप्त किया गया। फलतः कंपनी भारत में ब्रिटिश क्राउन की ओर से सिर्फ शासकीय शक्ति के रूप में बना रहा दोस्तों। कंपनी को इस एक्ट से अगले 20 वर्षों के लिए अपने अधीन प्रदेशों पर शासन के अधिकार विस्तार मिला दोस्तों, शासन के अधिकार का विस्तार मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। ऐसे प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई। भारत में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया दोस्तों। भारत में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के एक भारतीय विधि आयोग इंडियन लॉ कॉम्बिनेशन गठित करने का अधिकार दिया। इस आयोग को तत्कालीन न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों और विधियों को संहिताकरण करना था दोस्तों। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में विधायी प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1853 दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों का पृथक किया गया दोस्तों, पहली बार। इस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई दोस्तों, जिसमें से 6 सदस्यों को ब्रिटेन के राजा द्वारा मनोनीत किया जाना तय किया गया दोस्तों। फिर 1853 के चार्टर एक्ट के अधीन 1854 से भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ दोस्तों। 1853 के चार्टर के अधीन 1854 से भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद यानी गवर्नर जनरल का विधायी परिषद और सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम द्वारा कंपनी शासन में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई थी दोस्तों। ये जो काम हो रहा सब चार्टर एक्ट
1853 के अधीन हो रहा दोस्तों। इस अधिनियम में कंपनी के शासन काल का विस्तार कर दिया गया, लेकिन अवधि निश्चित नहीं किया गया दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सम्राट को इंग्लैंड में एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया, जिसका कार्य भारतीय विधि आयोग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करना और सुझाव देना निर्धारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का उपबंध किया गया। F.J. हैलिडे दोस्तों कौन हुए? F.J. हैलिडे 1854 में बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दोस्तों। फिर नेक्स्ट आया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1898 दोस्तों। यहाँ से क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1898। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1898 के मुख्य प्रावधान दोस्तों। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया दोस्तों। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों, तथा उसके समस्त अधिकार भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन डाय को दे दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परामर्शदात्री मंडल भारत परिषद इंडियन काउंसिल होगी दोस्तों। और भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होगा। भारत सचिव जो होगा भारत परिषद का अध्यक्ष होगा दोस्तों। भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहा जाता है। भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहा जाता है। और गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया गया, अतः उसे वायसराय विक्ट्री कहा गया दोस्तों। वायसराय पद की शुरुआत 1858 अधिनियम से हुआ दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 के मुख्य प्रावधान देखिए, इस अधिनियम द्वारा वायसराय को अपने विधायी परिषद क्षेत्रीय केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। ऐसे मनोनीत सदस्यों में कम से कम आधे सदस्यों को आवश्यक रूप से गैर सरकारी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो की शुरुआत भी 1861 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 के तहत दिया गया दोस्तों। इस परिषद एक्ट द्वारा अध्यादेश को लागू बिना स्वीकृति के 6 माह तक रहता था। 1861 के भारतीय परिषद की कमी के रूप में एक कमी यह दिखती थी कि इस अधिनियम से वायसराय की विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, परंतु उन्हें ना तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना ही बजट पर बहस करने का अधिकार था दोस्तों। इस अधिनियम की दूसरी कमी यह दिखती थी कि प्रांतीय विधान परिषद द्वारा बनाए गए नियम या वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल वायसराय को था। भारत में बने किसी भी नियम को ब्रिटिश संसद अमान्य घोषित करने का अधिकार धारण करती थी दोस्तों। भारत में बने किसी भी नियम को ब्रिटिश संसद अमान्य घोषित करने का अधिकार धारण करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 दोस्तों। चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। भारत परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य प्रावधान क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, परंतु सरकारी सदस्यों की बहुमत बनी रहे। इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषदों केंद्रीय और प्रांतीय में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन पद्धति यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति शुरू किया गया 1892 के तहत दोस्तों। इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, उसके स्थान पर चयनित शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों। निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, उसके स्थान पर चयनित शब्द का हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रकार 1892 को परिषद एक्ट द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ था दोस्तों। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन वायसराय द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों एवं बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
की अनुशंसा पर किया जाएगा। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन गवर्नरों द्वारा जिला बोर्ड, स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों और वाणिज्यिक संगठनों एवं जमींदारों की अनुशंसा पर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस परिषद एक्ट द्वारा सामान्य विषयों पर प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जबकि बजट पर केवल प्रश्न पूछ सकते थे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ना ही मतदान कर सकते थे दोस्तों। चलिए हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1919 पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1919 पर चर्चा करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1919 को माले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड माले तथा तत्कालीन वायसराय मिंटो विशेष प्रभाव था दोस्तों। ये सबसे छोटा अधिनियम था भी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919-1909 का प्रमुख प्रावधान चलिए देखते हैं हम लोग। केंद्रीय विधायी परिषद, प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्य संख्या का विस्तार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई दोस्तों। 1913 में 69 किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विधायी परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत जारी रहा दोस्तों। प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्वीकारा गया। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए दोस्तों। उन्हें कानूनी सदस्य बनाया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों को बहस में भाग लेने और प्रश्न पूछने के अलावा पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प प्रस्तुत करने तथा सार्वजनिक हितों पर सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि प्रत्येक स्थिति में गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल वायसराय को सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार था। व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रस्तुत किया गया। व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रस्तुत किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया। इस पृथक प्रतिनिधित्व द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को कानूनी रूप प्रदान किया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1909 दोस्तों, परिषद अधिनियम 1909। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए मिंटो देखिए दोस्तों, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे? लॉर्ड मिंटो दोस्तों। विश्वविद्यालयों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, निगमों एवं जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किए दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1909 देखिए, इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव और ट्रांसपोर्ट भारत के वायसराय थे दोस्तों। ये भारत शासन अधिनियम 1919 पर चर्चा किया जा रहा है। मॉन्टेस्क्यू जो थे भारत सचिव थे और ट्रांसपोर्ट वायसराय थे। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान। प्रांतों में द्वैत शासन, ड्यार्ची की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सूची और राज्य सूची के विषयों को बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया, जब अब मुस्लिम के अतिरिक्त सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्विसदनीय विधायिका को
बनाया गया। केंद्रीय विधायिका में उच्च सदन और राज्य परिषद को निम्न सदन विधानसभा को कहा गया दोस्तों। संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों। वायसराय के कार्यपालिका परिषद में 6 सदस्यों और 3 सदस्य आवश्यक रूप से भारतीय होंगे। वायसराय के कार्यपालिका परिषद में 6 सदस्य में से 3 सदस्य आवश्यक रूप से भारतीय होंगे। नेक्स्ट देखिए, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसी के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ली आयोग के सिफारिश पर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को पृथक किया गया, अर्थात भारतीय विधायिका को अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया दोस्तों। अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसके प्रभावों की जांच करने एवं उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग गठित किया जाएगा, यह उपबंध भी किया गया था दोस्तों। पहली बार महिलाओं को मतदान करने के अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया था दोस्तों। सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया और पृथक निर्वाचन मंडल का भी विस्तार किया गया दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 में दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए आया भारत परिशासन अधिनियम 1935 दोस्तों। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह अधिनियम एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 10 अनुसूचियां, 321 धाराएं। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंधित मुख्य बातें। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस भावी संघ में ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को शामिल होना था दोस्तों। अखिल भारतीय संघ की स्थापना में क्या था का प्रावधान किया गया, इस भावी संघ में ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को शामिल होना था दोस्तों। और इस प्रस्तावित संघ में देशी रियासतों को शामिल होने उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा, फलतः यह संघ उस समय अस्तित्व में नहीं आ सका दोस्तों। और शासन के विषय को केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में बांटा दोस्तों। शासन के विषय को किसमें 3 सूची में बांटा, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में बांटा गया। संघ सूची में 59 थे उस समय, और प्रांतीय सूची में 54 था और संवर्ती सूची में 36 विषय था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, उत्तरदायी शासन, पूर्ण स्वशायत शासन की स्थापना का प्रावधान था दोस्तों। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और उत्तरदायी शासन से पूर्ण स्वशायता शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया। रक्षा, निर्देश, धर्म और जनजातियों के विषयों को आरक्षित किया गया। नेक्स्ट देखिए, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग अधिनियम 1919 द्वारा प्रावधानित के अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग एवं 2 या अधिक राज्यों में प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। चलिए हम लोग आगे की पॉइंट में बढ़ते हैं दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में बम्बई, बंगाल, बिहार, असम एवं मद्रास संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड में भारत सचिव की परिषद को समाप्त करते हुए भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के आधार पर 1937 ईस्वी के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया और इस चुनाव में 11 प्रांतों में 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत को प्राप्त किया, लेकिन कांग्रेस 8 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहा दोस्तों। चलिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1937 देखिए दोस्तों, अंतिम अधिनियम है दोस्तों। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देखिए। भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा किया गया। इस एक्ट के द्वारा 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को क्रमशः पाकिस्तान और भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर अस्तित्व में आया दोस्तों। इनके नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा और इन दोनों राज्यों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से पृथक होने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 से देशी रियासतों पर बने
ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा दोस्तों। और देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने की या अपनी स्थिति को तटस्थ रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत सचिव एवं उनके सहयोगियों यानी सलाहकारों को पद समाप्त किया गया दोस्तों। भारत सचिव एवं उसके सहयोगियों सलाहकारों का पद समाप्त किया गया। ब्रिटिश सम्राट भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, भारत संविधान सभा और संविधान का निर्माण, चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। इसके बाद ये वीडियो क्लोज कर दिया जाएगा दोस्तों। थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार जरूर से जरूर देखिएगा। आपको बहुत नॉलेज बढ़ जाएगा दोस्तों, मतलब एग्रेसिव हो जाएगा दोस्तों। अच्छा आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो से। बस 3 चैप्टर है दोस्तों, जितना भी हो आप लोग जरूर से जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं आगे टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 3 है दोस्तों। चलिए, रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण है दोस्तों। रोलेट एक्ट कैसा है दोस्तों? रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद मार्च 1919 में रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। और जिस समय वह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और संख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वाले की बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। हंटर समिति ने 369 व्यक्तियों की और मालवीय समिति ने 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या पुष्टि की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जालियांवाला बाग कांड के पश्चात वर्ष 1919 के अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ दोस्तों। और भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत इसके प्रभावों की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक आयोग गठित करेगी दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, ऐसे आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में ही कर दिया गया। इस आयोग का अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया। इस आयोग में 6 अन्य सदस्य भी थे। इस 7 सदस्यीय आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना जाता था। साइमन आयोग में सभी 7 लोग अंग्रेज थे। साइमन आयोग में सभी 7 लोग क्या थे? अंग्रेज थे दोस्तों। अतः इसे भारतीय ने श्वेत आयोग भी कहा था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ऐसे आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में ही कर दिया गया था। इस आयोग का अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया था। इस आयोग में 6 अन्य सदस्य भी थे। इस 7 सदस्यीय आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। साइमन आयोग में सभी 7 अंग्रेज थे, अतः इसे भारतीय श्वेत आयोग भी कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए रिपीटेशन कर दिया गया है दोस्तों। आप लोग इसको ढंग से याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,